सबसे पहले अपन खाना अंदर लेते हैं शरीर के अंदर, उसको क्रिया को बोलते हैं अंतःग्रहण। फिर बड़े अणु छोटे अणु में टूटते हैं एंजाइम द्वारा, उसको बोलते हैं पाचन। पाचन। फिर छोटे अणु आंत्र में अवशोषित होते हैं, रक्त में जाते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं अवशोषण। फिर रक्त के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिका में जाते हैं, अपने स्वयं के अंगों में जाते हैं। सारे पोषक तत्व तो अपने स्वयं के अंगों में जाते हैं। स्वयं के अंगों में जाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण। तो जैसे अपन अमेरिका से एयरपोर्ट पे उतर गए सब बाहर, तो इस क्रिया को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। मतलब इंडिया ने अपने को अमेरिका से अवशोषित कर दिया, फिर बाहर आके सभी टेम्पो लेके अपने अपने घर चले जाते हैं, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं स्वघरीकरण। स्वघरीकरण बोलते हैं, सब अपने अपने घर चले गए। तो इसी तरह अपने पोषक तत्व तो स्वयं के अंगों में जाते हैं, अपने शरीर के स्वयं के अंगों में जाते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण। स्वयं के अंगों में जाना, स्वांगीकरण। तो पाचन की विभिन्न अवस्थाएं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, डिफरेंट फेजेस ऑफ डाइजेशन। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, ये पूछा गया एग्जाम में, सही क्रम कौन सा? अंतर्ग्रहण के बाद होता है पाचन। कई अंतर्ग्रहण के बाद अवशोषण कर देते हैं, पहले पाचन होता है, फिर क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण के बाद होता है स्वांगीकरण, फिर होता है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया मलोत्सर्ग। मलोत्सर्ग को इंग्लिश बोलते हैं डिफिकेशन। डिफिकेशन, इसको इंग्लिश बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन, इसको बोलते हैं इंजेशन। इनका मतलब अंदर लेना, इंजेशन। सबसे पहले आहार नाल में भोजन को अंदर लेते हैं, आहार नाल में भोजन को अंदर लेना। अंदर लेने को क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। फिर आहार नाल में बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं। बड़े अणु किस में टूटते हैं? छोटे अणुओं में। इस क्रिया को बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। फिर ये आंत की दीवारों से अवशोषित होकर रक्त में आ जाते हैं, ब्लड में। आंत की दीवारों से रक्त में आना, इसको बोलते हैं अवशोषण। और ये रक्त के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में चले जाते हैं। अंग, ऑर्गन। इस रक्त के द्वारा अंगों में जाना, अपने स्वयं के, स्वांगीकरण। और शेष अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। सुबह सुबह बाहर निकालते हैं अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना मलोत्सर्ग कहलाता, मल का उत्सर्जन। मल का उत्सर्जन। तो ये पाचन की विभिन्न अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा गया बाल को। सही क्रम कौन सा है? पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, और फिर स्वांगीकरण होता है। ये चार का क्रम पूछते हैं एग्जाम में, इन चार का क्रम पूछते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट, अपन दांतों से भोजन को तोड़ते हैं और उसमें लार मिल जाती है, तो जो मुख में भोजन की अवस्था बनती है उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। फिर आमाशय में भोजन की अवस्था होती है, उसको बोलते हैं काइम। और फिर आंत में काफी पाचन हो चुका होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बन चुके होते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं काइल। तो ये तीनों अवस्थाएं आपको ध्यान रखनी है। द स्टेट ऑफ फूड। स्टेट ऑफ फूड, मुख में भोजन की अवस्था क्या कहलाती है? बोलस। बोलस। आमाशय में भोजन की अवस्था, आमाशय को इंग्लिश में बोलता है स्टमक, माउथ, स्टमक। आमाशय में भोजन की अवस्था कहलाती है काइम।
और इंटेस्टाइन में छोटी आंत में भोजन की अवस्था क्या कहलाती है? काइल, CHYLE, काइल। सिंपल सवाल आता है, मुख में भोजन की अवस्था क्या कहलाती है? बाइल, काइल, काइम या बोलस? तो बोलस। देखो मुख में तो बोलस आपको याद रहेगा, बोलस, बोलस गोल गोल गेंद बन जाती है। अब इनमें कंफ्यूज होता है, तो भोजन आगे जाते जाते दूध तो बनता नहीं है, दही बनता नहीं है, भोजन आगे जाके क्या बनता है? मल। तो ध्यान रखना, पहले म आएगा फिर ल आएगा, ऐसे याद करो, मल। या मेरा नाम याद करो, मांगीलाल, पहले M आएगा फिर L आएगा, मांगीलाल, मेरा नाम याद कर लो। State of food in different region. पाचन तंत्र का डायग्राम इंटरनेट से देख लेना, खूब सारे चित्र दे रखे हैं। ये अपना मुख, जिसमें अपन दिन में 3 टाइम उड़ेलते हैं भोजन, और ये ग्रहणी होती है जिसको फूड पाइप कहते हैं। ग्रशिका, ग्रशिका को ग्रहणी भी कहते हैं। ग्रशिका को इंग्लिश में इशोफेगस बोलते हैं, इशोफेगस। फिर ये आमाशय होता है, आमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक, आमाशय को इंग्लिश में स्टमक। स्टमक से पूरे पेट में यूं यूं हो जाती है। इसको छोटी आंत बोलते हैं। फिर ये बड़ी आंत, ये मलाशय, ये गुदा। ये बड़ी आंत जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ये अंदर वाली छोटी आंत, क्षुद्रांत्र, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ ये अपेंडिक्स होती है, किसी काम की नहीं होती अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। बरसात में जहाँ जल भर जाता है उसको जलाशय बोलते हैं। और ये क्या है? मलाशय, मलाशय। मलाशय को इंग्लिश में बोलता है रेक्टम। और ये गुदा, इससे भोजन का निष्कासन होता है। आमाशय के नीचे एक संरचना होती है, उसको अग्नाशय बोलते हैं। आमाशय के नीचे एक संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय। और इधर होता है लीवर, राइट साइड में। लीवर के नीचे एक थैली होती है, उसको पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय से पित्त वाहिनी आती, दोनों ग्रहणी में खुलती है। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, लीवर। पित्ताशय को इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय को इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। और ये आमाशय है, आमाशय के नीचे अग्नाशय होता है। अग्नाशय को इंग्लिश में बोलता है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। आमाशय, आमाशय को इंग्लिश में बोलता है स्टमक। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र आपको ध्यान रखना है, किताब में भी देखना है। यकृत और अग्नाशय में भोजन जाता ही नहीं है, ये सहायक ग्रंथियां होती है, रस भेजती है, और रस में भोजन का पाचन होता है।
ये यहां से यहां तक लाल लाल, ये है लाल लाल, ये है ग्रहणी। क्या है? ग्रहणी। सी आकार की नली, अंग्रेजी का सी आकार, सी आकार की नली होती, ग्रहणी होती है। ये सी आकार की नली क्या होती है भाई? ग्रहणी। ग्रहणी को इंग्लिश में बोलते हैं डियोडिनम। छोटी आंत का पहला भाग है ये, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी। मुख का वह भाग जो सामने होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ग्रसनी। बाका फाड़ते तो सामने जो दिखता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स। देखो भोजन कैसे जाता है। कई लड़कियां अग्नाशय में, यकृत में भोजन भेज देती, भोजन इनमें नहीं जाता। देखो भोजन ऐसे जाता है, यहाँ 4-5 घंटे तक रहता है, बाहर निकल गया, सुबह सुबह बाहर निकल गया। ऐसे जाता भोजन। तो भोजन के जाने का सही क्रम क्या ध्यान रखना? पहले मुख, पहले मुख, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर ग्रहणी, ग्रहणी के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय, और मलाशय के बाद गुदा। ये भोजन के जाने का सही क्रम है, भोजन के जाने का सही क्रम। भोजन के जाने का सही क्रम। लीवर के कार्य पता होना चाहिए, लीवर से संबंधित प्रश्न आते हैं। यकृत शरीर की केमिकल लेबोरेटरी है। सबसे ज्यादा उपापचय क्रियाएं लीवर में होती है, और जहां उपापचय क्रिया ज्यादा होती है वहां हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उष्मा। और जहां उष्मा का प्रोडक्शन ज्यादा होगा वहां ताप में वृद्धि होती है, और जहां ताप में वृद्धि होगी वहां क्या लगने की संभावना? आग। तभी वो फिल्मों में गीत आता, गाना, ये बीड़ी जलाई ले पिया जिगर में बड़ी आग है। आग और जगह नहीं लगती, जिगर में ही लगती, ध्यान रखना। और अल्कोहल पीने पर लीवर ही खराब होता है। और कोई अगर शराब पीकर लीवर को सड़ा देता तो माँ उसको दान करती लीवर का टुकड़ा, तभी माँ बोलती ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। नहीं तो माँ ऐसे भी बोल सकती ये मेरे फेफड़ों का टुकड़ा है, ये मेरे टांग का टुकड़ा है, ये मेरी नाक का टुकड़ा है। माँ ऐसे नहीं बोलती, माँ बोलती ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। मतलब ये बड़ा होकर शराब पी के लीवर को सड़ा देगा तो मैं अपना दान करूंगी। हर चीज के पीछे साइंस छुपी है बालको। शरीर में अंग तो बहुत सारे, आदमी कोई ये नहीं बोलता फेफड़े है तो सामना, गुर्दे है तो सामना है, नाक है तो सामना। आदमी केवल एक ही चीज बोलता है, जिगर है तो सामना, जिगर है तो सामना। जिगर किसका नाम है? यकृत का। पहली बात तो आर्ट्स वाले यही कंफ्यूज हो जाते हैं, गुर्दे क्या होते हैं? लीवर। गुर्दे, यकृत, लीवर मतलब वृक्क। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सब क्लियर कर देता हूं। देखिए, एक होता है स्थानीय नाम, लोकल भाषा में स्थानीय नाम, एक होता है हिंदी नाम, एक होता है अंग्रेजी में नाम, और एक होता है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। ये 4 तरह के नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम, हिंदी नाम, स्थानीय नाम। अपन बोलते हैं ना तेरी उधेड़ दूंगा क्या चमड़ी, तो चमड़ी बोलते हैं अपनी। चमड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वचा। क्या बोलते हैं? त्वचा। त्वचा को अंग्रेजी में स्किन। स्किन के लिए साइंटिफिक वर्ड डर्मेटो। क्या वर्ड होता है? डर्मेटो। ये ध्यान रखना। बोलते हैं ना इसमें तो दिमाग ही नहीं है, दिमाग, इसमें तो दिमाग ही नहीं है। दिमाग को हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। मस्तिष्क को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रेन। ब्रेन के लिए इंटरनेशनल वर्ड एनसिफेलो या न्यूरो। न्यूरो या एनसिफेलो होता है, जैसे हृदय के लिए कार्डियो। अपन बोलते हैं ना इसके तो फेल हो गए क्या, गुर्दे, गुर्दे फेल हो गए, तो गुर्दे को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क। वृक्क को इंग्लिश में किडनी। किडनी के लिए साइंटिफिक वर्ड नेफ्रो। गुर्दों के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, गुर्दों में सूक्ष्म नलिकाओं को नेफ्रॉन। ऐसे लैक्ट बराबर दूध,
बोलते हैं ना जिगर है तो सामना, जिगर, जिगर को हिंदी में बोलते हैं यकृत, यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर, लीवर के लिए साइंटिफिक वर्ड होता है हिपैट। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। फेफड़े, फेफड़ों के लिए हिंदी वर्ड फुफ्फुस या लंग्स, ये पल्मोन, ऐसे वर्ड बताऊंगा आपको। तो बाल को लीवर राइट साइड में होता है, एक ही होता है लीवर। लीवर के अध्ययन को बोलते हैं हिपैटोलॉजी, क्योंकि हिपैट का मतलब लीवर, लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी। लीवर में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है तो बोलते हैं हिपेटाइटिस। तो सवाल आता है हिपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। राइनाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित? नाक। डर्मेटाइटिस में त्वचा प्रभावित। आर्थराइटिस में जोड़ प्रभावित। कार्डाइटिस में हृदय प्रभावित। ऐसे नाम होते हैं। एनसेफेलाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होगा? एनसेफेलाइटिस में ब्रेन, ब्रेन। तो अपन लीवर के बारे में पढ़ते हैं बालकों। यकृत, यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। आजकल इंग्लिश वर्ड आता है लीवर। इसी को बोलते हैं जिगर। क्या बोलते हैं? जिगर, जिगर। ये बाईं और दाईं ओर स्थित होता है, दाईं ओर स्थित। संख्या कितनी? एक होती है। यकृत की संख्या कितनी? एक। फेफड़े और गुर्दे दो दो होते हैं, बाकी सब एक एक होते हैं। एक आमाशय होता है, एक हृदय होता है, एक अग्नाशय होता है, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, एक ग्रहणी होती है, एक प्लीहा होती है। यकृत एक होता है, मस्तिष्क एक होता है, हृदय एक होता है। देखो आपको बाहर का तो पता है, आपको बाहर का तो पता, मेरे को पता है। आप कान कितना है? दो। नाक कितना है? एक। आंखें कितने? दो। अब आपको अंदर की चीज थोड़ी पता है। तो अंदर में ध्यान रखना, गुर्दे दो होते हैं, गुर्दे, और फेफड़े दो होते हैं। गुर्दे दो होते हैं और फेफड़े दो होते हैं, बाकी सब एक एक, बाकी सब एक एक। ये लीवर, लीवर के नीचे ये होता है, इसमें स्टोर रहता है। ये बाइल जूस बनता यहाँ है, लेकिन इसमें होता है स्टोर, इसमें स्टोर रहता है बाइल जूस। यकृत, पित्ताशय। लीवर के नीचे एक थैली लटकी होती है, पित्ताशय। लीवर का बापू उसके नीचे लटका रहता है। इसके इंग्लिश में बोलता है गॉल ब्लैडर। ब्लैडर मतलब थैला, जैसे मूत्राशय को बोलता है यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब इकट्ठा रहता है। ये गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय। लीवर का बापू उसके नीचे लटका रहता है, नीचे लटका हुआ भीख मांगता रहता है, मेरे को दे दे। यकृत कहता बापू तेरे को क्या चाहिए? मेरे को रस चाहिए, ले ले। तो हमेशा ध्यान रखना, पित्तरस कहाँ बनता है? लीवर में। ये एग्जाम में सवाल आता है। पित्तरस पित्ताशय में नहीं बनता, ध्यान रखना। आमाशय में बनता आमाशयिक रस, आंत में बनता आंतरीय रस, अग्नाशय में बनता अग्नाशयिक रस। लेकिन पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में। इसीलिए पूछते हैं ये, इसीलिए पूछते हैं। पित्ताशय में यकृत संचित रहता है, वो बाइल जूस, पित्तरस जो है वो संचित रहता है। तो पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्तरस का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। पित्तरस उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत। ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ लीवर। ये आया हुआ सवाल, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। कौन सा लॉजी? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? लीवर का। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्योंकि ये रस बनाता है, जहां से रस निकलता है उसको ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि की परिभाषा बाद बताऊंगा। ये एसआई में भी सवाल आ चुका है, रीट में भी आएगा आपके। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आंसर करना, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ग्रंथि किसे कहते हैं वो बाद में मैं ग्रंथियां पढ़ाऊंगा तो परिभाषा लिखा दूंगा, अभी आप ध्यान रखो। ग्रंथि उससे कहते हैं जहां से रस निकलता है। यकृत कौन सा रस बनाता है? पित्तरस। तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि।
यकृत के अध्ययन को कौन सा लॉजी? हिपेटोलॉजी। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, लेकिन शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग यकृत होता है। यकृत का भार कितना, इधर साइड में लिखना, यकृत का भार होता है 1500 ग्राम। 1500 ग्राम मतलब 1.5 किलो। तो शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग होता है लीवर। शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग, बहुत सारे पॉइंट है लीवर में, 10-15 पॉइंट है, सारे याद करने हैं। या इसे शरीर की रसायनशाला कहते हैं, शरीर की केमिकल लेबोरेटरी कहते हैं। सारे काम लीवर में ही होते हैं, इसको शरीर की रसायनशाला कहते हैं, केमिकल लेबोरेटरी ऑफ द बॉडी, केमिकल लेबोरेटरी। यह मुख्य उपापचयी अंग होता है, मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन। ये पूछा हुआ है, मुख्य उपापचयी अंग कौन सा है? लीवर। मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन होता है। पीलिया, हेपेटाइटिस और शराबी में यही अंग प्रभावित होता है। ये कई बार पूछा जाता है, पीलिया में कौन सा अंग खराब? पीलिया, हेपेटाइटिस, वायरस हेपेटाइटिस हो जाता है, वायरल, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी हो जाता है, हेपेटाइटिस व शराबी में यही अंग खराब होता है। 3 क्वेश्चन एक साथ, यही अंग खराब होता है। हेपेटाइटिस, पीलिया, पीलिया को इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। तो त्वचा पीली पीली हो जाती है तो पीलिया, लाल लाल हो जाएगी तो लालिया, हरी हरी हो जाएगी तो हरिया, काली काली हो जाएगी तो कालिया। हिंदी तो बहुत ही लल्लू है। त्वचा पीली पीली होगी तो पीलिया, लाल लाल होगी तो लालिया, काली काली होगी तो कालिया, भूरी भूरी होगी तो भूरिया, हरी हरी होगी तो हरिया। तो हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्कोहल पीने वाला में कौन सा अंग खराब होता है? लीवर। अल्कोहल पीने वाला में एक बीमारी होती है, उसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। शराबी में कौन सी बीमारी होती है? लीवर सिरोसिस। लीवर सड़ जाता है, वसा का जमाव हो जाता है, लीवर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, फाइब्रोसिस हो जाता है। इस बीमारी को बोलते हैं लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस, अल्कोहल पीने वालों को बीमारी होती है लीवर सिरोसिस। शराब पीने वालों का लीवर सड़ जाता है बाल को। आपके ना एग्जाम में भगवान कसम है ना, रीट में सिंपल सवाल आएगा, पीलिया में निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, गुर्दे, वृक्क या आमाशय? आंसर यकृत। ऐसा सिंपल सवाल आता है, पुराने पेपर देखना। विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? एक आर्ट्स वाली लड़की को ये पता है ना कि यकृत के दिन को हिपेटोलॉजी बोलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो भी उसने गढ़ जीत लिया। पीलिया में कौन सा अंग खराब? लीवर। और लीवर के बारे में बहुत सारे पॉइंट है, अभी तो शुरू हुआ है। विटामिन ए, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की वसा है। प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है, रक्त में जो, रक्त पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, रक्त में बहुत सारी प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब प्लाज्मा प्रोटीन। यूरिया, विटामिन ए, वसा, ये एक प्रकार की क्या है? वसा। वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? लिपिड का यकृत में। वसा का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। विटामिन ए, यूरिया, ये कई बार पूछा गया, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? कई लड़के जय बजरंग बली गुर्दे कर देते हैं। गुर्दे तो यूरिया को अलग करते हैं मूत्र के रूप में। मूत्र का निर्माण गुर्दों में होता है, लेकिन यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। और नितिन साइकिल होता है, CO2 से क्रिया करा के यूरिया बनाता है यकृत। ध्यान रखना, क्योंकि ये केमिकल लेबोरेटरी है। तो औषधियों का पाचन कहाँ होगा? लीवर में। विषाक्त पदार्थों को नष्ट कौन करेगा? लीवर। औषधियों का पाचन होता है। डिफरेंट ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर। औषधियों का पाचन कहाँ होता है? लीवर में। डिफरेंट ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर।
विषाक्त पदार्थों को नष्ट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करता है। कोई खा जाता है ना भोजन में, लीवर नष्ट करता है। इस क्रिया को बोलते हैं निराविषीकरण। डिटॉक्सिफिकेशन, यह क्रिया क्या कहलाती है? डिटॉक्सिफिकेशन। विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर में होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम कहाँ होता है? लीवर में। लीवर से सवाल 100% आता, नहीं तो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाता है, क्योंकि पेपर बनाने वाला का लीवर ही खराब होता है। तो पहला खुद ये बड़ा स्टूडेंट पर निकालता है लीवर, सर अभी में कौन सा खराब? तो लीवर। विषाक्त पदार्थों को नष्ट कौन करता है? लीवर। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर। तो जो जो मैं पॉइंट लिखाऊंगा ना, उन्हीं का आंसर लीवर करना है, हर किसी का आंसर लीवर नहीं करना है। एंटीबॉडी कहाँ से बनता है? लीवर। लीवर में नहीं बनता एंटीबॉडी, वो मैं एंटीबॉडी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कहाँ से बनते हैं। शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो रक्त बैंक अलग है, प्लीहा। जो जो मैं चीज बताऊं उसी का आंसर आपको यकृत करना है। छिपकली की पूंछ कट करते तो वापस बन जाती है, तो इस क्रिया को बोलते हैं पुनरुद्भवन। ऐसे ही लीवर को अगर कट करते 2 सप्ताह के अंदर वापस बन जाता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन क्षमता, पुनः बनने की क्षमता, जैसे छिपकली की पूंछ कट करते तो वापस बनती है, पुनः उद्भवन। उद्भवन मतलब निर्माण। तो सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता यकृत में पाई जाती है, सबसे कम मस्तिष्क में पाई जाती है। न्यूरॉन सेल डिवीजन नहीं होता है, दिमाग एक बार कट कर दिया तो वापस बनेगा नहीं, ध्यान रखना। अगला पॉइंट, यकृत में सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। सबसे कम मस्तिष्क में, ध्यान रखना। लीवर में सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है? हाँ, लीवर से हर बार क्वेश्चन आता है सर। देखो अशोक जी ने बिल्कुल सही बात लिखी, यकृत से हमेशा ही प्रश्न आते हैं। तो सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन क्षमता, ध्यान रखना। पीलियम कौन सा अंग खराब? लीवर। यूरिया कहाँ बनता है? लीवर। विटामिन ए का निर्माण लीवर। जब मैंने विटामिन ए पढ़ाया तब लिखाया था ये यकृत में बनता है। हर चीज का रिवीजन होता है, लेकिन वो पढ़ने वालों के लिए होता है, जो ध्यान नहीं देते उनको समझ में नहीं आता। जब मैं पूंछ पढ़ाता हूं तब लिखाता हूं ये भैंस के पीछे पाई जाती है, फिर जब मैं भैंस पढ़ाता हूं तब लिखाता हूं इसके पीछे पूंछ पाई जाती है। मनीषा जी मैं स्क्रीनशॉट लेने देता हूं, आप लेते नहीं हो, पॉज कर दिया करो वीडियो को। अभी यूट्यूब आपका जो ऐप है उस पर ये परमानेंट रहेगा, तो आप वापस देख के जब कोई चीज आए तो तुरंत उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ठीक है मनीषा जी? इसका ले लो। 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 इसका ले लो।
तो यकृत में सर्वाधिक पुनरुत्पादन क्षमता पाई जाती है। तो लीवर से संबंधित ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहते हैं, लीवर के स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं। एक ये अपने ध्यान रखना, मुख से लेकर गुदा तक, जहां से भोजन एंटर करता है, जहां से बाहर निकलता है, ये मुख होता बाल को, माउथ, और ये जहां से निकलता है भोजन बाहर, ये यहां से एंटर करता है भोजन, गुदा। गुदा को इंग्लिश में बोलते हैं एनस। ये होती है आहार नाल। क्या होती है? आहार नाल। यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई होती है 33 फीट होती है, ध्यान रखना, चाहे आपको जचे चाहे नहीं जचे, लगभग 10 मीटर। तो आहार नाल की लंबाई पूछते हैं एग्जाम में, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई पूछते हैं। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई होती है 33 फीट, 28 से 33 फीट होती है, अधिकतम होती है 33 फीट। तो और मीटर में पूछे तो 10 मीटर, ध्यान रखना। आदमी भले ही मेरे जैसा 1-2 मीटर का हो, 1-1.5 मीटर का हो, लेकिन आहार नाल पूरी 10 मीटर होती है बाल को। आहार नाल कितनी होती है? 10 मीटर। आहार नाल पूरी 10 मीटर होती है बाल को। बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। आहार के जाने का सही क्रम क्या है? आहार के जाने का सही क्रम, सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, मुख से ग्रसनी, फेरिंग्स, ग्रसनी से इशोफेगस, जिसको ग्रसिका बोलते हैं, ग्रसिका। ग्रास, भोजन का ग्रास लेता तो ग्रसिका, ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन जाता आमाशय में, आमाशय से भोजन किस में जाएगा? ग्रहणी में। ग्रहणी के बाद मध्यांत्र, बीच वाली आंत को मध्यांत्र बोलते हैं। ये छोटी आंत का पहला भाग है, ये छोटी आंत का दूसरा भाग है, और मध्यांत्र शेष बच गई, उसको शेषांत्र बोलते हैं। 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, इन तीनों को छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत को बोलते हैं शुद्रांत्र, शुद्रांत्र, शुद्रांत्र। शुद्रांत्र मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, शुद्रांत्र। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ग्रहणी पहली बार आमाशय से भोजन ग्रहण करती है तो ग्रहणी, मध्य वाले को मध्य प्लस आंत्र बराबर मध्यांत्र, और शेष बच गई उसको शेषांत्र, शेष प्लस आंत्र शेषांत्र। इंग्लिश में इसको जेजुनम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलियम, इलियम। शेष आंत्र के बाद भोजन बड़ी आंत में आता है, वृहद आंत्र। वृहद मतलब बड़ी, वृहद आंत्र। इंग्लिश में इसको कॉलन कहते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत को, बड़ी आंत से भोजन मलाशय, रेक्टम, रेक्टम, और रेक्टम से भोजन गुदा से बाहर निकल जाता है। ये स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। कहीं से भी 3 ऑप्शन आएंगे, भोजन के जाने का सही क्रम क्या है? जैसे ये आ गए, ये और ये, भोजन के जाने का सही क्रम क्या है? तो सही आंसर होगा पहले ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर ग्रहणी। आपको तो केवल एंट्री और एग्जिट पता है। एंट्री कहां से होती है? मुख से। एग्जिट कहां होता है? गुदा से। बीच में भोजन कहां कहां जाता है आपको क्या पता? बीच में भोजन कहां कहां जाता है वो आपको थोड़ी पता है। तो ये भोजन के जाने का क्रम हो गया, हमेशा ध्यान रखना। पहले मुख, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर ग्रहणी, फिर मध्यांत्र, फिर शेषांत्र, फिर वृहदांत्र, और फिर मलाशय, और फिर गुदा।
ठीक है बालकों, एक बार चित्र देख लेना, चित्र से याद हो जाएगा। मुख, फिर ये सामने वाला ग्रसनी, ग्रसी के बाद ये नली होती है ग्रास नली, जिसको ग्रसिका बोलते हैं, ईसोफेगस। फिर ये थैला होता है जिसको आमाशय बोलते हैं, आमाशय से भोजन को ग्रहण करती है उसको ग्रहणी। फिर मध्य वाली मध्यांत्र, शेष बच गई शेषांत्र, ये छोटी आंत के 3 भाग हो गए। फिर बड़ी आंत को वृहद आंत्र बोलते हैं, वृहद आंत्र से मलाशय और गुदा। बस इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है। अब पाचन पढ़ते हैं तो सबसे पहले मुख में पाचन, डाइजेशन इन माउथ। मुख में पाचन, मुख से भोजन आता है तो मुख से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। तो लार ग्रंथियों से क्या निकलती है? लार। लार को इंग्लिश में सलाइवा। लार का पीएच मान होता है 6.8, अम्लीय प्रकृति की होती है 6.8। पीएच के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लार में 2 एंजाइम होते हैं, बाल को ध्यान रखना, जो भोजन का पाचन करते हैं। एक तो जीवाणु को नष्ट करता है, जीवाणु को नष्ट करने वाले को लाइसोजाइम बोलते हैं। लाइसो का मतलब नष्ट करना, एंजाइम जो जीवाणु को नष्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम। यह भोजन में उपस्थित, पुलिस में नहीं है, भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। इट किल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। नाम से ही पता चल रहा, लाइसोजाइम। लाइसो का मतलब नष्ट करना। ये हमारा आंसू में भी पाया जाता है, आंख से भी बैक्टीरिया जा सकते हैं, त्वचा से पसीना निकलता, पसीने में भी पाया जाता है, क्योंकि त्वचा से भी बैक्टीरिया जा सकते हैं अंदर। तो ये एंजाइम हमारे आंसू और पसीने में भी पाया जाता है, आंसू व पसीने में भी पाया जाता है। देखो लार में तो होता ही है, लार में तो होता ही है ये, लेकिन ये आंसू और पसीने में भी पाया जाता है, ध्यान रखना। एक और एंजाइम है टाइलिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। टाइलिन का दूसरा नाम एमाइलेज, क्योंकि ये स्टार्च का पाचन करता है, सेलिवरी एमाइलेज। तो यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, बताया था कल मैंने एंजाइम पढ़ाया तब। यह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। स्क्रीनशॉट ले लो। टाइलिन का दूसरा नाम एमाइलेज, यह स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में। स्टार्च एक लंबी ग्लूकोज की चेन होती है, उसको 2-2 ग्लूकोज अणु में तोड़ता है। माल्टोज मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये आरएस में भी सवाल आया था, लार किसके पाचन में सहायक होती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं, स्टार्च और सेलुलोज। तो सही आंसर था स्टार्च। लार किसके पाचन में सहायता करती है भाई? स्टार्च के पाचन में। लार किसके पाचन में सहायता करती है भाई? स्टार्च के पाचन में। लार किस में सहायक होती है भाई? स्टार्च के पाचन में। ये आरएस में सवाल आया था, ध्यान रखना। आपके भी आ सकता है ऐसा ही, आपके रीट में सवाल आएगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन या टाइलिन? सही आंसर है टाइलिन, टाइलिन। तो मुख में ये पाचन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से, हमेशा ध्यान रखना, पाचन की शुरुआत मुख से। लेकिन मुख में ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता। वसा और प्रोटीन का पाचन आमाशय से होता है। और जो ग्रास नली होती है, ग्रसिका, ग्रसनी और ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया, ग्रसनी तो मुख का ही भाग है एक तरह से, ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, क्योंकि सीधा भोजन नीचे जाता है, 5 घंटे तक आमाशय में रहता है। तो अब मुख के बाद सीधा आ जाओ आमाशय में पाचन। आमाशय को जठर भी बोलते हैं, तो इससे जो रस निकलेगा उसको जठर रस बोलेंगे। आमाशय का इंग्लिश में होता है स्टमक। इसके लिए इंटरनेशनल वर्ड होता है गैस्ट्रियम, गैस्ट्रियम। आमाशय से जूस निकलता, गैस्ट्रिक जूस। आमाशय के दिन को गैस्ट्रोलॉजी, इसके लिए इंटरनेशनल वर्ड होता है गैस्ट्रो। तो आमाशय से जठर रस निकलता, कौन सा रस? जठर रस, या इसको कौन सा रस बोलते हैं? आमाशयिक रस। आमाशय से निकलेगा आमाशयिक रस। गन्ने से निकलता गन्ने का जूस, बील से निकलता बील का जूस, आम से निकलता वो आम का रस। लेकिन पित्तरस पित्ताशय से नहीं निकलता, ध्यान रखना, पित्तरस यकृत से निकलता है, वो अभी मैं लिखाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट।
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। इंग्लिश वर्ड याद होना चाहिए, गैस्ट्रिक जूस। इसका पीएच मान बहुत कम होता है, इसमें एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसलिए पीएच मान 1.5 प्रबल अम्लीय होता है ये, प्रबल अम्लीय। इसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन, यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन। भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ध्यान रखना बालकों। दूसरा होता है रेनिन, ये दूध को फाड़ने का काम करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन। दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन। इसीलिए ये शिशु में सक्रिय होता है और वयस्क में एब्सेंट होता है, और इसका उपयोग पनीर उत्पादन में भी करते हैं। चारों ही सवाल एग्जाम में आते हैं, अभी लिखाऊंगा। और इसमें एक अम्ल होता है HCl, अपने को एसिडिटी होती है ना, HCl ज्यादा बनता है तो एसिडिटी होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम होता है एंजाइमों को सक्रिय करना। ये प्रोरेनिन प्रोपेप्सिन होते हैं, निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, उनको सक्रिय कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है, HCl। और HCl अगर ज्यादा बनता है तो इससे अपने को DT होती है, कौन सी DT? एसिडिटी। ये अपने टॉयलेट में टॉयलेट क्लीनर होता है, उसमें HCl होता है बालकों। घर में टाइल्स को क्लीन करता है वो HCl होता है। किराना की दुकान पर मिलता है ना पीला पीला HCl, 5 से 10% होता है, बाकी पानी होता है उसमें। तो HCl हमारे आमाशय में बनता है। आहार नाल में कौन सा अम्ल बनता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl, H का मतलब हाइड्रो, Cl का मतलब क्लोरीन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्क्रीनशॉट लो इसका। तो रेनिन के बारे में दो बातें और चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। यह गाय के बछड़ों में और शिशुओं में सक्रिय होता है क्योंकि ये दूध का पाचन करता है। उनमें सक्रिय होता है क्योंकि ये दूध का पाचन करता है। और अपन कभी कभी दूध पीते हैं, बाकी जनरली रोटा खाते हैं अपन, इसीलिए ये वयस्क में अनुपस्थित होता है। ध्यान रखना, कौन सा एंजाइम लगभग वयस्क में अनुपस्थित होता है? रेनिन। बहुत माइनर अमाउंट में निकलता है, लगभग एब्सेंट, वयस्क में अनुपस्थित होता है क्योंकि ये शिशु दूध का पाचन करता है। अपन जनरली रोटा खाते हैं, दूध तो कभी कभी पीते हैं, तो ये वयस्क में अनुपस्थित होता है। और इसका उपयोग पनीर उत्पादन में भी करते हैं। पनीर उत्पादन में उपयोगी। कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता था। दूध को फाड़ने वाला एंजाइम कौन सा? रेनिन। वयस्क में कौन सा अनुपस्थित? रेनिन। शिशुओं में सक्रिय रेनिन। दूध की अस्थिति रेनिन। बछड़ों में सक्रिय रेनिन। ठीक है। HCl के बारे में, यह ऑक्सिंटिक सेल्स से निकलता है। अलग सेल्स होते हैं, उनको ऑक्सिंटिक सेल्स बोलते हैं। ऑक्सिंटिक या पैराइटल सेल्स से स्रावित होता है। स्पेशल कोशिकाएं होती हैं, उनका नाम है कोशिकाओं का, पैराइटल सेल से निकलता है, सेल से निकलता है। HCl कहां से निकलता है? ऑक्सिंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स से, यकृत में पाई जाती है। कोशिकाओं का नाम याद हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यह जीवाणु को नष्ट करता है। अगर कोई बच गया मान लो लाइसोजाइम से, तो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। HCl का कार्य बता रहा हूं, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और HCl क्या करता है? एंजाइमों को सक्रिय करता है। एंजाइमों को सक्रिय करता है। वो अम्लीय माध्यम में काम करता है, पेप्सिन, रेनिन, उनको सक्रिय करता है। इट एक्टिवेट्स एंजाइम, एंजाइम को सक्रिय करता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एंजाइम को सक्रिय करता है, जीवाणु को नष्ट करता है। और HCl ज्यादा बनता है तो DT होती है, कौन सी DT? एसिडिटी।
अम्लता, पेट में एसिडिटी होती है, पेट में एसिडिटी होती है। नोट लगा के लिखो, पेप्सिन व रेनिन एंजाइम मुख्य या जाइमोजन कोशिकाओं से निकलते हैं। ये आमाशय में पाई जाती है चीफ सेल्स, मुख्य या इन कोशिकाओं को बोलते हैं जाइमोजन, जाइमोजन कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। वो कहां से निकलता है? एससीएल, पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स, पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल्स। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं, मुख्य या जाइमोजन कोशिकाओं से निकलता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पाचन तंत्र अपन कल और पढ़ेंगे। आप 10वीं किताब में रीडिंग मारना एक बार, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। यूट्यूब पर और भी कई टीचर्स के वीडियो है, तो उसको पढ़ो या किताब से पढ़ो, ठीक है। इसका रिवीजन करना कल और बताऊंगा। धन्यवाद।